नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं यूनिट 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग फर्स्ट है हमारे इस चैनल पर आए हैं, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या है? मोटर डेवलपमेंट को समझने के लिए यहाँ पर एक वर्ड आपको समझना है, मोटर। मोटर का मतलब होता है यानी गति या गामक। मोटर जैसे कि आपके घर में फैन लगा होता है या फिर आपके घर में बाइक है, उसके अंदर भी एक मोटर फिट होती है, इंजन फिट होता है जो उसको चलाता है। फैन को चलाने के लिए मोटर लगी होती है, वो उसको गति कहता है यानी मूवमेंट, संचालन। वैसे ही आपकी जो बॉडी है, बॉडी में आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्शंस देता है और माइंड के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो वो मूवमेंट करती है। हिलना डुलना, हाथ पैर चलाना, हिलाना, ये सारे जो मूवमेंट्स हमारी बॉडी करती है माइंड के अकॉर्डिंग, वो हमारा मोटर में आएगा। और इसका जो डेवलपमेंट हम डे बाय डे करते हैं, यानी जब इंसान अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जन्म से लेकर के और मृत्यु तक के बीच में जो भी चीजें वो सीखता है और जो उनको परफॉर्म करता है, वो सब आपका मोटर डेवलपमेंट में आएगा। यहाँ पर जैसे मैं आपको बता दूं, एक बच्चा होता है, स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे हिलना डुलना सीखता है, हाथों को चलाना सीखता है, फिर बैठेगा, फिर चलेगा, फिर खड़ा होगा, फिर छोटी छोटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। यानी धीरे धीरे उसकी जो मूवमेंट्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट होगा, वो उसका मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। यानी इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं और जो उसकी मांसपेशियां होती हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये दिमाग के अनुसार जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो भी डेली लाइफ में जन्म से लेकर के धीरे धीरे जैसे उसकी एज ग्रो होती है, ग्रो एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसे उसकी बॉडी के मूवमेंट्स सुधरते हैं, उनके अंदर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो वो आपका मोटर डेवलपमेंट में आएगा। देखिए, मोटर डेवलपमेंट जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप्स का मोटर डेवलपमेंट हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपकी शरीर की जो बड़ी मसल्स होती हैं, जैसे कि आपकी थाइज की मसल्स, काफ मसल्स हो गई, इस प्रकार की जो बड़ी मसल्स हैं जिनसे आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में आपको हेल्प मिलती है, ये आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आएगा आपका। सेकंड आता है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब यानी आपकी जो छोटी मसल्स हैं, जैसे कि हाथ की उंगलियां, इनको चलाने के लिए हम कोई बॉल पकड़ रहे हैं, अपने हाथ से कैच पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए या फिर कोई चीज होल्ड करने के लिए, उठाने के लिए, जिससे बच्चा धीरे धीरे सीखता है। जैसे और सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप जब पढ़ते हो तो आप अपनी किताबों को पकड़ते हो, तो यहाँ पर आपकी फाइन मसल्स जो है वो एक्टिव होती है, यानी छोटी मसल्स का एक्टिव होना, उनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट में आएगा। मोटर डेवलपमेंट का मीनिंग समझने के बाद हम समझते हैं कि मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन क्या है, यानी बच्चों में मोटर डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इसका विकास कैसे होगा बच्चों के अंदर। इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम बच्चे की जन्म से लेकर के और जब तक वो मैच्योर होता है, यानी टीनेज तक पहुंचता है, उस एज तक को हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले आती है उसकी एज इन्फेंट एज। इन्फेंट एज को हम लेकर के चल सकते हैं यहाँ पर 0 से लेकर, यानी जब से उसका जन्म हुआ तब से लेकर के और 2 साल तक की उम्र तक का बच्चा इन्फेंट में आएगा। लेकिन यहाँ पर वो किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। इससे आगे जो आपका सिलेबस कहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो आप उसमें हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं मोटर डेवलपमेंट को बच्चों के अंदर, यानी 2 साल से 6 साल की एज यानी अर्लियर चाइल्डहुड। सेकंड आता है आपका मिडिल चाइल्डहुड यानी 7 साल से 10 साल की एज, और तीसरा आता है आपका लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड मतलब 11-12 की अवस्था। ठीक है, तो एक एक करके इनको हम समझते हैं। लेकिन इन्फेंट, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, ये इन्फेंट वाला जो एज है ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि एक एक करके हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले बात आती है उसकी इन्फेंट एज। इन्फेंट एज में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद वो जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हफ्ते बाय हफ्ते जो उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे स्टार्टिंग में 2-3 वीक के बाद में वो अपने हल्का फुल्का गर्दन को चलाना सीखता है, हिलाना डुलना सीखता है, अपना हल्का फुल्का हाथों का, जो उंगलियों का, पैरों का मूवमेंट वो करना सीखता है। साथ में उसके साथ साथ जैसे और 2, 3, 4, 5 हफ्ते होते हैं, धीरे धीरे वो थोड़ा पलटना सीखता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो ज्यादा मूवमेंट करता, हाथ पर ज्यादा चलाता है, वो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करता है, हल्का हल्का जो हम उससे बातें करते हैं उन चीजों पर थोड़ा सा रिएक्शन देना वो शुरू करता है। साथ ही फिर वो
धीरे धीरे फिर बैठना भी शुरू करेगा, फिर वो घुटनों पर चलना शुरू करेगा, फिर उसके बाद में फिर वो खड़ा होना शुरू करेगा, और 2 साल की एज आते आते वो चलना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाना शुरू कर देता है। यानी ये उसकी वो एज होती है, इस एज में सारी एक्टिविटीज उसको उसके घर में सिखाई जाती हैं, जो उसके आसपास की सराउंडिंग्स है उसको देख करके वो बहुत सारी चीजें सीखता है, लेकिन यहाँ पर वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अब जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है एज 2 साल से और 6 साल की एज, यहाँ पर ये मोटर डेवलपमेंट आपके लिए फ्रूटफुल है, जो आपको समझना है। इस मोटर डेवलपमेंट में इस एज में जो बच्चा होता है तो वो थोड़ा और डेवलप होता है, यानी वो चलना तो शुरू करता है, साथ में वो दौड़ना भी शुरू कर देता है, साथ में वो एक साथ पुश करना या फिर पुल करना, ये चीजें एक साथ कर सकता है, या फिर वो जंपिंग कर सकता है, रनिंग के साथ जंपिंग भी कर सकता है, या फिर वो कैच करने के साथ साथ थ्रो भी कर सकता है, यानी 2 एक्टिविटीज एक साथ कर सकता है। कोऑर्डिनेशन उसका धीरे धीरे इसमें डेवलप होता है। और मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, तो अगर इस एज की बात करें तो इस एज में जो बच्चे हैं उनको हम रिदमिक जिम्नास्टिक या फिर स्विमिंग जैसी जो सिस्टमेटिक एक्टिविटीज हो सकती हैं उनमें हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड जो आता है आपका, वो आता है आपका 7 साल से और 10 साल की एज। इस एज में जो बच्चा होता है वो थोड़ा और एजाइल और एक्टिव होता है, इसमें वो गेम्स में प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट कर पाता है। यहाँ पर वो पहले से बहुत सारी चीजें सीख चुका होता है, तो प्री स्कूल की जो एज है उसकी वो निकल चुकी होती है, वो एजुकेशन भी लेना शुरू कर देता है, इस एज में आकर के ठीक से समझना शुरू कर देता है, उसका जो माइंड है वो थोड़ा विकसित होना शुरू हो जाता है, उसकी रीजनिंग पावर, लॉजिकल पावर जो वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इस एज में आकर के वो बच्चा गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। हम थोड़ा सा उसके ऊपर स्ट्रेस डाल सकते हैं, उसको एक्टिविटीज में हम जब पार्टिसिपेट करवाएंगे तो उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना भी आती है, अपनी एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको वो कम्पीट कर सकता है। इस एज में आकर के वो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करता है, उसकी बॉडी के मूवमेंट जो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो उसके अंदर जो पावर है जो वो भी थोड़ी डेवलप होगी, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, ये सब चीजें डेवलप होती हैं, तो उसकी एक्टिविटी और जो मूवमेंट्स जो मोटर स्किल्स हैं वो भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी 11-12 साल की अवस्था, या फिर उसका द बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन प्रोसेस जब उसका स्टार्ट होता है, यानी जब उसका प्रजनन अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं। जैसे गर्ल्स उनका पीरियड शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन जो उनकी स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पर उनके अंदर एक अलग डेवलपमेंट होता है, उनकी हाइट जो है बॉयज से थोड़ा तेजी से बढ़ती है, वो थोड़ा जल्दी से ग्रो करते हैं। उस टाइम पर जो बॉयज होते हैं उनके भी हार्मोनल चेंज होता है, उनके हल्का हल्का दाढ़ी मूछ भी आनी शुरू हो जाती है, हल्के हल्के बाल आने शुरू हो जाते हैं, और उनकी आवाज थोड़ी भारी होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ जो उनके जो मूवमेंट्स हैं, जो उनकी एजिलिटी और जो स्पीड है वो बढ़ती है। यहाँ पर उनके अंदर एक विस्फोटक एनर्जी का डेवलपमेंट होता है वहां पर, तो उनकी जो मोटर स्किल है यहाँ पर वो ज्यादा तेजी से होती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर उनको हम यानी एनालिटिकल बेसिस पर, या फिर उनको जो मोर कॉम्प्लेक्स गेम है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स गेम यहाँ हम उनको सिखा सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज उनको पार्टिसिपेट करा सकते हैं जिसमें उनका क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके का डेवलपमेंट हो। यहाँ पर कुछ चीज को ये ध्यान रखना है कि उनके लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, और उनको एक प्रॉपर रूल और गाइडेंस के अकॉर्डिंग उनको डेवलप करना पड़ेगा। उनकी जो विस्फोटक शक्ति है उसका ठीक से हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वो कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी गेम में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी ये बेस्ट एज होती है परफॉर्मेंस की। इस एज में वो अपना बेटर परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। यहाँ पर उसका हर तरीके से डेवलपमेंट लगभग हो चुका होता है। अब यहाँ पर उसका मेंटल डेवलपमेंट होना और ज्यादा जरूरी है, तो हम उसको स्किल्स सिखा सकते हैं, उसको हम स्किलफुल बना सकते हैं। अब चाइल्डहुड के मोटर डेवलपमेंट को समझने के बाद हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो एक एक करके इनको हम समझते हैं। देखिए, जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है आपका न्यूट्रिशन। अगर कोई बच्चा, उसको प्रॉपर डाइट मिलती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है उसका, तो उसका डेवलपमेंट जो मोटर डेवलपमेंट है उसका बहुत अच्छे से होगा, और ठीक से सारी एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएगा। नेक्स्ट आता है उसका एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी उसका जो आसपास का समाज, जिस समाज में वो रहता है वो समाज कैसा है, सपोर्टिव है या सपोर्टिव नहीं है। क्योंकि हमारा समाज, जैसे आपने देखा है कि बॉयज को
ज्यादा मौका मिलता है अपेक्षाकृत गर्ल्स को गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, उनको बाकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन के लिए अवसर नहीं मिल पाता है। तो जो हमारा समाज है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, वो भी इस चीज को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, जो सबसे अहम है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो जेनेटिकली प्रॉब्लम फेस करते हैं, यानी उनके जो पेरेंट्स हैं अगर उनके जीन्स इस टाइप के हैं तो वो थोड़ा डल होंगे, वो उस तरीके से एजाइल नहीं होंगे, वो ज्यादा फास्टर उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे जेनेटिकली ऐसे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं जिनमें उनका जो एबिलिटी है वो ज्यादा फास्ट होती है, उनका मोटर डेवलपमेंट ज्यादा फास्ट होता है, उनके अंदर एजिलिटी और जो स्पीड है, जो मोटर डेवलपमेंट है, वो तेजी से होता है। ये जेनेटिकल फैक्टर भी यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है आपका फिजिकल फैक्टर, यानी फिजिकल एक्टिविटीज, यानी अगर कोई व्यक्ति रेगुलर किसी चीज की प्रैक्टिस करता है तो वो उसमें मास्टर हो सकता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उसका जेनेटिक फैक्टर को भी हम यहाँ पर हटा देते हैं या सोशल फैक्टर को भी, इन चीजों को भी अगर साइड में कर देते हैं, लेकिन अगर वो उसका कंसंट्रेशन है, पूरा माइंड वहां पर फोकस है और वो उस एक्टिविटी में कंटिन्यूअसली है, तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा फास्ट होगा, वो बैलेंस्ड एक्टिविटी कर पाएगा, उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अगर किसी बच्चे को कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली हो उसका डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए, तो किस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर पाएगा? क्योंकि अगर किसी को कोई बेस्ट ट्रेनर मिल जाता है या फिर किसी गेम में खेलने का मौका मिलता है तो वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है, लेकिन अगर किसी को मौका नहीं मिलेगा तो वो अपेक्षाकृत उसके वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जो उसमें हुआ है। सबका अलग अलग डेवलपमेंट होता है। देखिए, एक जो गांव का बच्चा होता है उसका गांव के हिसाब से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि गांव में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो एक शहर का बच्चा परफॉर्म नहीं कर सकता। वैसे ही जो शहर का बच्चा परफॉर्म करता है उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो गांव के बच्चे को नहीं मिलती है, तो इस तरीके से एक डिफरेंशिएशन आ जाता है। यानी अपॉर्चुनिटीज जो है ये भी एक मेन रोल प्ले करती हैं मोटर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है आपका सेंसरी इंपेयरमेंट। सेंसरी इंपेयरमेंट यानी जो इंद्रियां हैं आपकी, अगर किसी को कोई विजन प्रॉब्लम है या फिर हियरिंग प्रॉब्लम है तो उसका डेवलपमेंट अपेक्षाकृत एक नॉर्मल बच्चे के कम होगा, क्योंकि उसको ये जो इंपेयरमेंट्स है, ये जो उसकी कमियां हैं वो उसको कहीं ना कहीं अवरुद्ध करेंगी, तो इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है मोटर डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज मतलब जैसे आपका स्पाइनल कर्वेचर हो, या फिर आपका नोकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, या फिर बो लेग्ड हो गया, यानी अगर इस प्रकार की कुछ डिफॉर्मिटीज है बॉडी के अंदर तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने, वो ठीक से वो एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं करे, दूसरे जो नॉर्मल बच्चे हो उनके साथ में वो कंप्लीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करेगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है मोटर डेवलपमेंट को। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल आम हो चुकी है, आम समस्या है यहाँ पर। अगर कोई ओवरवेट से ग्रसित है तो उसकी मोटर स्किल्स पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो ठीक से मोटर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। एक नॉर्मल बच्चा जो इसकी बॉडी एकदम नॉर्मल वेट में है बीएमआई के अकॉर्डिंग, वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर पाएगा, ना कि एक ओवरवेट बच्चा। तो ओवरवेट जो बच्चा होगा वो इसमें प्रॉब्लम फेस करेगा, उसकी जो मोटर डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आप भी अगर इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं तो आप इन चीजों को इजीली समझ पाएंगे। अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और मेरा आपको एक सजेशन भी है कि आप एक काम करें, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी यानी जो भी आप चैप्टर में पढ़ते हैं उसको अपनी डेली लाइफ से जरूर कनेक्ट करें। अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ से जरूर कनेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर आप इसको इजीली समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया मोटर डेवलपमेंट, यानी बच्चों को आप देखिए, उनमें अपना दिमाग लगाइए, वहां से धीरे धीरे उनकी हर एक एक्टिविटी पर फोकस कीजिए। आपकी एज, जैसे कि आप टीन एज में अभी आए हो, इससे पहले आप कैसे थे तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो मोटर डेवलपमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, या बच्चों में जो मोटर डेवलपमेंट कैसे कैसे वो विकसित होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर एक ऐसा ही नेक्स्ट अच्छा सा एक टॉपिक लेकर के। तब तक आप इसको तैयार कीजिए और इसको रीजनिंग लेवल पर आप सोचिए, अपना रीजनिंग प्रोसेस बढ़ाइए अपनी। अगर जब आप 100% किसी एक चीज में देते हो तो वहां पर आपका डेवलपमेंट होता है, और ये आपकी बेस्ट एज है जो, क्योंकि इस एज में आपकी हर तरह की एबिलिटी जो है डेवलप हो रही है। तो अपने आप को पहचाने और फिजिकल एजुकेशन को उस तरीके से पढ़ें जैसे कि आप वो जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले न्यू अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।
तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।